नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बात करेंगे प्रदेश की प्रमुख खबरों की। रायपुर से खबर, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। भूपेश बघेल सुबह 11 बजे प्रदेश की जनता से मुखातिब होंगे, संबोधित करेंगे प्रदेशवासियों को। कोरोना संक्रमण और रोकथाम को लेकर अहम संदेश देंगे मुख्यमंत्री। हम रुक करेंगे, विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए ज्यादा जानकारी देने के लिए। मोहन, 11 बजे मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं प्रदेशवासियों को। क्या खास विषय रह सकता है उनके संबोधन में? देखिए दीपक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमतौर पर जब लॉकडाउन खत्म होता है या लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाती है, इस दौरान प्रदेशवासियों को संबोधित करते रहे हैं अलग अलग समय में। इस बार जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है तो उनका संबोधन नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार का जो संबोधन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सारी बातों को शामिल करते हुए, यानी कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को अपनाए जाने वाले उपाय, जहाँ पे लॉकडाउन है वहाँ पर किए जाने वाली प्रयासों, और इसके अलावा समग्र रूप से जो छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेशवासियों के लिए कर रही है और प्रदेशवासियों से वो जो चाहती है उसे एक अपील के रूप में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। 11 बजे उनका ये संबोधन शुरू होगा और इसमें खास जोर इसी बात पर है कि कोरोना संक्रमण के जो केसेस छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं, खास तौर पर राजधानी रायपुर और दुर्ग में, तो दो महत्वपूर्ण शहरों में लगातार केसों के बढ़ने के बाद ऐसे में क्या लोगों से सरकार की उम्मीदें हैं और सरकार ने अब तक जो प्रयास किया है उसमें कैसे आम लोग इन्वॉल्व होकर इस पूरी लड़ाई को सफल बनाएं, इन सब बातों पर केंद्रित करते हुए वो अपनी बातें आज जनता के सामने रखेंगे। 11 बजे उनका संबोधन होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मोहन तिवारी हमारे विशेष संवाददाता बता रहे हैं 11 बजे मुख्यमंत्री का ये अहम संवाद होगा। और जाहिर है कि मुख्यमंत्री अमूमन या तो जब लॉकडाउन लगता है या फिर लॉकडाउन खत्म होने जाता है तब प्रदेशवासियों को संबोधित करते हैं। और खास फोकस जो विषय रहेगा संबोधन का वो कोरोना की रोकथाम, कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेशवासियों को जागरूक करने के लिए होगा। कोरोना संक्रमण के बीच बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकार बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसमें कक्षा 1 से 11वीं तक के लिए 1 अगस्त तक प्रवेश दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने एडिशनल प्रक्रिया के लिए अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। इस एडमिशन प्रक्रिया के लिए जो जिम्मेदारियां सौंपी है उसमें क्लास 8वीं तक के बच्चों के लिए जिम्मेदारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी की होगी। वहीं पहली में प्रवेश के लिए गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों की सूची ली जाएगी। प्राइमरी के बाद कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए प्राइमरी स्कूल के प्रधान पाठक छात्रों की सूची और आवश्यक दस्तावेज मिडिल स्कूल में प्रवेश के लिए उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही बच्चों की यूनिफॉर्म और किताबें बच्चों के घर तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही नए प्रयोग करने वाले शिक्षकों का सम्मान भी किया जाएगा। हम रुक करेंगे एक बार फिर, मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। मोहन, सरकार जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए कि नई पहल ही हम इसे कहेंगे कि जिम्मेदारियां बांट दी गई है ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो। बिल्कुल दीपक, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता यही रहे कि जो स्कूलों में पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो, और इसी तारतम्य में अलग अलग आदेश पढ़ाई के सिलसिले में, और कल भी हमने देखा कि 8 नए तरीके से पढ़ाई की पद्धतियों को शिक्षा विभाग ने अडॉप्ट किया है और इसके निर्देश जो हैं वो दिए हैं। अब क्योंकि स्कूल बंद हैं लेकिन जो सत्र शुरू होना है उसमें एडमिशन की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है, इसलिए एडमिशन के लिए एक टेंटेटिव डेट शिक्षा विभाग ने तैयार की है। सारे हालात जो है वो ठीक रहे और जो प्रमुख शहर हैं उनको छोड़कर बाकी जगह स्थिति यह है कि कोरोना संक्रमण बहुत कम है, ऐसे में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो सके इसके लिए 1 अगस्त का समय रखा गया है। और ये सारे लोग 1 अगस्त से अपने अपने ब्लॉक स्तर पर एडमिशन की जो तैयारी है वो कर ले और एडमिशन की प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाए तो एक स्कूल खोलने की भी तिथि बाद में घोषित की जा सकती है। इसलिए प्राथमिक रूप से जो स्कूल में पहुंचकर एडमिशन हो सकता है उस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सरकार ने तैयारी की हुई है और उसकी जो डेट है वो 1 अगस्त रखी गई है और इस संबंध में आवश्यक आदेश जिला और ब्लॉक स्तर पर जारी कर दिए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। मोहन तिवारी हमारे विशेष संवाददाता बता रहे हैं कि
बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इस कारण 1 अगस्त से ये नई जो प्रवेश प्रक्रिया है वो शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को। और वहीं आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों की सूची ली जाएगी और प्रधान पाठक जो हैं छात्रों की सूची और आवश्यक दस्तावेज मिडिल स्कूल में प्रवेश के लिए उपलब्ध कराएंगे ताकि बच्चों को वहां पर एडमिशन मिल सके। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना के कहर की। प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 229 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज प्रदेश भर में मिले हैं। राजधानी रायपुर से 98 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं राजनांदगांव से 59 और बिलासपुर से 15 नए मरीज मिले हैं। बलौदाबाजार से 14, दुर्ग से 13, सूरजपुर से 9 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और छत्तीसगढ़ में अब तक 8,515 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से एक्टिव केस की बात करें तो फिलहाल प्रदेश में 2,813 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक 48 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। अमीरी और गरीबी की सीमाओं से परे कोरोना हर तरफ कहर बरपा रहा है। अब वीआईपी लोग भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। विधायक दिलेश्वर साहू के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के परिजन की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। हर तरफ कोरोना का कहर। कोरोना ने पकड़ी वीआईपी डगर। वीआईपी इलाके और वीआईपी लोग भी अब तेजी से कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के परिवार के 3 सदस्यों के साथ स्टाफ के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद वीआईपी इलाकों में हड़कंप की स्थिति है। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से मुलाकात की। राज्यपाल और सीएम से भी वो इस दौरान मिले। वहीं कई मंत्री और विधायकों के संपर्क में भी रहे। ऐसे में वीआईपी इलाके में विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसकी जद में वीआईपी भी आ रहे हैं और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि वीआईपी एरिया सिविल लाइन में मंत्री जो के बंगले के बाहर इस तरीके का सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। हम जहां मौजूद हैं ये गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बंगला है, जहां पर 2 कर्मचारी पहले पॉजिटिव मिले थे। अब इस जानकारी ये आ रही है कि मोहन मरकाम जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके घर उनके परिवार के सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में वीआईपी जो एरिया है वहां पर लगातार इस तरीके की शिकायत आने के बाद सैनिटाइजेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। कोरोना ने न केवल पीसीसी चीफ के बंगले तक दस्तक दी है, इसके पहले भी कई वीआईपी इसकी चपेट में आ चुके हैं। विधायक दिलेश्वर साहू, स्वास्थ्य मंत्री के बंगले के कर्मचारी, सीएम हाउस के सुरक्षा कर्मी, एडीजी आरके विज, जीएसटी कार्यालय के कर्मचारी, मंत्रालय के कर्मचारी, पुरानी बस्ती, मौदाहापारा और कोतवाली थाने के पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हमें ये लगता है कि अब जिस तरीके से केंद्र की भी स्थिति है, जिस तरीके से संक्रमण की स्थिति है, तो दोनों बातों को लेकर के अब इंसान को तो खुद बचाव की तैयारी करना पड़ेगा। सरकार की जो व्यवस्था होती है सरकार अपने स्तर पे कर रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ है, लोगों की बड़ी मांग हो जाती है कि 4 घंटे आप दुकान खोल रहे हैं, 6 घंटे खुलना चाहिए। बहुत प्रकार और ज़रूरत हो सकती है, लेकिन आज हम सब की ज़रूरत ये है कि सबसे पहले कोरोना के संक्रमण का चेन हमको तोड़ना होगा। इसलिए अपने आप को नियंत्रित करके इन सारी बातों को मानना ही होगा। वीआईपी इलाकों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए विपक्ष ने सरकार को सरकारी कार्यक्रमों से दूरी बनाने की नसीहत दी है। जनप्रतिनिधियों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना चाहिए। अवॉइड करें कि सार्वजनिक कार्यक्रमों को या भीड़ भाड़ जाने वाली जगह को, और इस बात की हम कोशिश करते हैं कि ये करें। और मैं तो इस बात का आग्रह करूंगा कि सरकार में बैठे हुए जो उच्च पदस्थ लोग हैं उनको भी अब सरकारी कार्यक्रमों के मोह को छोड़ना चाहिए। उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रमों को बंद करना चाहिए और कैसे हम और सरकार में बैठे हुए लोगों को भी, वरिष्ठ लोगों को भी बैठकर इस बात के ऊपर में विचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आंकड़ा 8,000 के पार हो चुका है। अकेले रायपुर में ही 1500 से ज्यादा मामले हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों का
लगातार संक्रमित होना चिंता का विषय है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल्द ही निगम मंडलों की दूसरी सूची जारी होने वाली है। सूची के लिए नाम भी लगभग तय हो चुके हैं। कांग्रेस की दूसरी सूची में विधायकों के लिए काम करने वाले संगठन के नेताओं को मौका मिलेगा। बताया जा रहा है दूसरी सूची में चयन की जो फॉर्मूला तैयार किया गया है उसमें विधानसभा चुनाव संचालक के समन्वयक स्थान पाएंगे। कुछ विधानसभा कोऑर्डिनेटर संगठन में जिलाध्यक्ष बन चुके हैं, तो वहीं कुछ ने संगठन की जिम्मेदारी ले ली है। ऐसे में बाकी बचे हुए करीब प्रमुख विधानसभाओं के कोऑर्डिनेटर दूसरी सूची में स्थान पाने वाले हैं। सूची अगस्त के दूसरे हफ्ते तक आ सकती है। लोगों की दूसरी सूची आना है, उस पर चर्चा हुई है। जो नाम आए हैं उन नामों पर विचार किया गया है और उन नामों को लेकर जो समन्वय समिति है उसमें विस्तार से चर्चा होगी। उसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हम कोशिश कर रहे हैं अगस्त माह में दूसरी सूची जो बचे निगम मंडलों और जो सदस्य हैं उन नामों पर विचार करके फाइनल किया जाए और जो हमारे कार्यकर्ताओं को उसमें मौका दिया जाए। ये हम लोगों की प्रक्रिया चल रही है। देश में 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जा रही है, तो इधर भगवान राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का भी भव्य मंदिर बनाने की तैयारी है। चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर है। बुधवार को सीएम भूपेश बघेल सपरिवार कौशल्या माता मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम ने कहा कि अगस्त में तीसरे हफ्ते में निर्माण काम शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार राम वनगमन पथ पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। मंदिर परिसर में विद्युतीकरण, तालाब का सौंदर्यीकरण, घाट निर्माण, पार्किंग, परिक्रमा और पथ का विकास किया जाएगा। देश की सियासत जहां राम मंदिर पर केंद्रित है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में राम की माता कौशल्या के मंदिर का पुनरुद्धार सियासी मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे अपनी महत्वाकांक्षी योजना के रूप में पेश कर रहे हैं। इस पर बीजेपी ने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के राम, कांग्रेस की माता कौशल्या। अयोध्या में बनेगा राम मंदिर, छत्तीसगढ़ में कौशल्या मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। करीब 3 साल की अवधि में मंदिर का निर्माण होगा। राजनीति के लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाएगा। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी उसी तर्ज पर चल पड़ी है। कांग्रेस राम वनगमन पथ के साथ साथ माता कौशल्या के मंदिर का पुरुद्वार करा रही है। 22 दिसंबर को चंदखुरी में कौशल्या माता के मंदिर के पुरुद्वार के काम का शुभारंभ होगा। करीब 15 करोड़ की लागत से मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माता कौशल्या के मंदिर का सपरिवार दर्शन करने पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। देखिए, ये सरकार कॉन्सेप्ट प्लान बनाती रहेगी, योजनाओं की घोषणा करती रहेगी और उसको पूरा करना आने वाले समय पर हम ही को। उधर बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि बघेल सरकार में ये काम पूरे नहीं हो पाएंगे, बाद में बीजेपी को ही इसे पूरा करना होगा। वैसे अनेकों बार यहाँ आने का अवसर मुझे मिला और ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि इसके सौंदर्यीकरण और विस्तार के लिए हम लोगों ने भूमि पूजन किया था और अब उसके टेंडर वगैरह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगस्त तीसरे सप्ताह में इसका निर्माण भी शुरू होगा। ग्रामीण जनों में बहुत उत्साह है, बहुत श्रद्धापूर्वक इन लोगों ने निर्माण भी किया था, तो इसमें और अच्छा विस्तार हो, लाखों लोग दर्शन के लिए आएंगे तो उनकी सुविधा के हिसाब से इसको विकसित भी करना है। राम वनगमन पथ का निर्माण भी, उसकी भी तैयारी हमारी चल रही है। भगवान राम पूरे देश की आस्था का केंद्र हैं। ऐसे में उनकी जन्मभूमि को लेकर भावनात्मक कार्ड बीजेपी की झोली में है, तो कांग्रेस इससे क्यों पीछे रहे? यही वजह है कि राम के ननिहाल और माता कौशल्या को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी अलग तैयारी शुरू कर दी है। उनकी कोशिश इस कवायद से होगी पार्टी की छवि बदलने की, लेकिन ये कार्य कितना कारगर होगा ये आने वाले दिनों में सामने आएगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर।
इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में अनुसुईया उइके का 1 साल पूरा हुआ है और ट्वीट करते हुए उन्होंने प्रदेश की जनता से जो प्यार मिला है आप उसका आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के कार्यकाल का मेरा 1 साल पूरा हुआ। 1 साल कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। छत्तीसगढ़ के लोगों ने मुझे इतना प्यार और अपनत्व दिया। कोरोना संक्रमण को लेकर जहां देश भर में आर्थिक संकट का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं छोटे व्यापारी और मूर्तिकारों पर अब रोजगार का संकट गहराने लगा है। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में भी मूर्तिकार अपने रोजगार को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार त्योहारों के सीजन में कोई भी तैयारी खास नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मूर्तिकार और उनके यहाँ काम करने वाले कारीगर रोजगार को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। मूर्ति बनाने वालों का कहना है कि हर त्योहारों के सीजन में उनके पास मूर्तियों के हजारों ऑर्डर हुआ करते थे, लेकिन इस बार एक भी ऑर्डर नहीं है और ना ही कहीं मूर्ति स्थापित करने के लिए कोई तैयारी चल रही है, जिसके कारण वो सिर्फ छोटी मूर्तियां बना रहे हैं। मात्र लॉकडाउन के मतलब बीमारी के चलते हुए मात्र मेरे पास 2 ही मूर्ति का ऑर्डर आया हुआ है। प्रॉफिट तो अब कैसा लगता है, जैसे जिससे लगा रहे मटेरियल उससे कम लगा रहे हैं। जैसे पिछले लगाते थे, जैसे 300-400 मूर्ति बनाते थे, इसमें मटेरियल लगता था, और इस बार जो कम लगाएंगे मतलब बीमारी देखते हुए। पिछले बार में 350 मूर्ति बिका हुआ था और मेरे पास बड़ा मूर्ति का तो 15 से 20 मूर्ति का ऑर्डर आ चुका था। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर में कोरोना ड्यूटी पर लगे पटवारी से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है पटवारी उमेश पटेल पर कुछ व्यापारियों ने हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद पटवारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पटवारी की शिकायत पर पुलिस ने 6 व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे नाराज होकर पटवारी संघ प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गया और काम बंद कर हड़ताल करने की चेतावनी दी। कोविड-19 ड्यूटी के दौरान वहाँ के जो पटवारी हैं उमेश पटेल और मोहनीश देवांगन, वो लोगों को समझाइश देने के लिए मास्क लगा के दुकान में रहिए करके वहाँ के स्थानीय व्यापारियों को समझाइश दिया जा रहा था। उसी दौरान वहाँ के स्थानीय व्यापारियों द्वारा उनसे गाली गलौज, मारपीट एवं दुर्व्यवहार किया गया एवं 20-25 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उनको कार से खींच के निकालने का प्रयास किया गया, जो बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। इस घटना में एफआईआर दर्ज किया गया है, परंतु अभी तक गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की गई। पटवारी संघ इसका पूरा विरोध कर रहा है और जब तक उनका एफआईआर हो चुका है, लेकिन उनका जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाता तब तक पटवारी संघ राजस्व और भू अभिलेख का काम बंद रखेंगे और जनहित को देखते हुए कोविड-19 महामारी के जो उसमें ड्यूटी लगा है उसको करेंगे, लेकिन राजस्व विभाग और भू अभिलेख का काम नहीं करेंगे। खबर रायपुर से, जहां बीजेपी विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड मामले में एनआईए ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर मिल रही है कि एनआईए ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के हत्याकांड मामले में, उसमें लक्ष्मण साव, रमेश हेमला और कुमारी, इनकी गिरफ्तारी हुई है। 9 अप्रैल 2019 को नक्सलियों ने, बता दें आपको, भीमा मंडावी की हत्या की थी। दंतेवाड़ा से भीमा मंडावी विधायक थे और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता तुड़ाई के भुगतान को लेकर किए जा रहे दावों की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां कई महीने बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को पैसों का भुगतान नहीं हो पाया है। मामला कांकेर के जिला मुख्यालय आमाबेड़ा का है, जहां तेंदुपत्ता तुड़ाई के कई महीने बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को उनका भुगतान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज तक उनके पैसे उन्हें नहीं मिल पाए हैं। दरअसल ग्रामीणों का बैंक अकाउंट इलाहाबाद बैंक में है, जबकि तेंदुपत्ता प्रबंधन समिति ने देना बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दिए, जिसकी वजह से ग्रामीण अब दोनों बैंकों के बीच चक्कर लगाने को मजबूर है। हम कई वर्षों से जो पत्ता तोड़ रहे हैं और पैसा इलाहाबाद बैंक से हम पैसा ले भी रहे हैं, परंतु इस साल है जो हमको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के चलते बहुत ही समस्या है, हमारा बाजार भी नहीं हो रहा है और थोड़े बहुत
कहीं सब्जी या सारी चीज़ लगाते हैं, उनमें हमारे पास पैसा भी नहीं है। तो क्या है सर, हम आश्रित है कि हमारा जो 2020 का हम जो तेंदुपत्ता तोड़े हैं, कम से कम कुछ दिन के लिए हमको पैसा मिल जाता तो हमारा घर का खर्च हम निर्वहन कर लेते। इतना धूप में हम तोड़े हैं, अब तो 1.5 महीना हो गया है सर, अब तो नहीं मिला है पैसा, तो कैसे करेंगे? अभी तो खेती बाड़ी में रोपा उपा सब तो लगाना है, पैसा का तो काम बहुत प्रत्यक्ष है। अभी पैसा नहीं रहने से कौन आएंगे? प्रबंधक लोग को बोलते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो नहीं, बैंक में नहीं लेते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। तेंदुपत्ता का पैसा के लिए फॉरेस्ट में भी जाते जाते इन लोग ने थक गए। इलाहाबाद बैंक वाले हमारा चेक को नहीं ले रहे हैं। इलाहाबाद बैंक शाखा प्रबंधक का कहना है देना बैंक पूरी मलाई खाएगा और हम लोग मतलब इलाहाबाद बैंक वाले हम लोग फोकट में काम करेंगे। खबर बिलासपुर से, जहां दंपति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अपहरण मामले में पुलिस पूछताछ करने वाली थी दंपति से, लेकिन दंपति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नाबालिग को लेकर आरोप बताया जा रहा है कि नाबालिग को लेकर भागे थे। आरोपी को दंपति ने शरण दी थी। बिलासपुर के दोमुहानी इलाके की ये घटना है। आरोपी को दंपति ने शरण दी थी और पुलिस उनसे पूछताछ करने जा रही थी, लेकिन उसके पहले ही दंपति ने खुदकुशी कर ली फांसी लगाकर। अपहरण का पूरा मामला है, जहां दंपति ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। अपहरण मामले में पुलिस इनसे पूछताछ करने वाली थी और खबर है कि पूछताछ के डर से दंपति ने खुदकुशी की है, ऐसी आशंका है। खबर बिलासपुर से मिल रही है इस वक्त, जहां कानून जू में एक बार फिर वन्यजीव की मौत हुई है। आपसी लड़ाई में 4 साल के नर बारहसिंघा की मौत हुई है और जू में बताया जा रहा है वन्यजीवों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। लगातार बीते दिनों जिस तरह से कई वन्यजीवों की मौत हुई है जू में, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मार्च से लेकर अब तक 11 वन्यजीवों की मौत हो चुकी है। इलाज के अभाव में घायल और बीमार वन्यजीवों की लगातार मौत हो रही है, जिसके बाद जू प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कानन जू में एक बार फिर से वन्यजीव की मौत हुई है। 4 साल के बारहसिंघा की मौत हुई है। तो बीते समय की अगर हम कुछ बात करें मार्च से लेकर अब तक की, तो करीब 11 वन्यजीवों की मौत हो चुकी है। इधर जशपुर के कई गांवों में आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच सकी है। ना तो सड़क है और ना ही बिजली, और स्वास्थ्य सेवाएं तो पूरी तरह से चरमराई हुई है। आपको बगीचा विकासखंड के बजुडीही गांव की तस्वीर आपको बताते हैं, जहां एक महिला के बीमार होने पर उसे खाट पर लेकर अस्पताल ले जाना पड़ा। गांव में न तो सड़क है और ना ही पुल का निर्माण हो सका है। गांव के लोग हाथ में मशाल लेकर 4 किलोमीटर पैदल चले मेन रोड तक महिला को लेकर, और फिर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। अगर इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। इसको सच साबित किया है दंतेवाड़ा के दिव्यांग अनिल ने। जी हां, अनिल, जिनको बचपन से एक कान से कम सुनाई देता है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने घर में ही खजूर के पत्ते से राखी बना रहे हैं। एक राखी को बनाने में करीब आधे घंटे का वक्त लेते हैं। अनिल बताते हैं कि आज वो खुद इस कला को गाँव के युवाओं को सिखा रहे हैं। अनिल के कला को साथ मिला है जिले के कलेक्टर दीपक सोनी का। कलेक्टर ने कहा कि दिव्यांग अनिल द्वारा जो राखी बनाई जा रही है उसे जिले में प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है। अभी तक उनका जितना प्रोडक्शन हुआ है वो हम रायपुर भिजवा रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक दिव्यांग व्यक्ति है श्री अनिल, उनके द्वारा का जो है ऑर्गेनिक राखियों का जो है कलाकारी की जा रही है, और उसके लिए हम लोग ज़िले में भी उसको प्रमोट करने के लिए नगरीय क्षेत्र में जो हमारे दंतेश्वरी मार्ट स्थापित है वहाँ पे उपलब्धता की जा रही है उस राखी को, और साथ में रायपुर में भी जो हमारे बिहान बाज़ार हैं, जो मॉल्स में जो है वहाँ पे भी उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। प्लस अभी वर्तमान में लॉकडाउन है, इसीलिए पर्सनल
जो प्रचार प्रसार हो सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य चीज़ों के माध्यम से इसको प्रमोट किया जाएगा, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके और लोगों को ऑर्गेनिक राशि उपलब्ध हो पाए और श्री अनिल को अधिक से अधिक जो है आजीविका समर्थन हो सके। तो जाहिर है कि ये एक अपने आप में एक अनूठी कला है और दिव्यांग अनिल ने जिस तरह से अपनी हुनर का, अपनी कला का यहाँ पर लोहा दिखाया है, राखी मनाते हुए एक अलग अंदाज में, कलेक्टर ने ज़रूर इसे प्रमोट करने की बात कही है और इसे हम उसके जज्बा उसकी हम कला ही कहेंगे कि इस तरह से अनिल ने एक नई पहल की है। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये राहत की बात है। निज सचिव सहित 5 लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। बता दें आपको, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के पीएसओ सहित 5 लोगों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। उनके भाई के परिवार की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मोहन मरकाम ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है।